हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए कुछ नई जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन। आज का दिन है 22 जून। 22 जून को वैसे कोई खास वैसे दिन मनाया नहीं जाता, तो हम कल की बात करेंगे। कल था अपना वर्ल्ड योगा डे, विश्व योगा दिवस। तो विश्व योगा दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मतलब दीर्घ जीवन प्रदान करता है। इसलिए इसी दिन को चुना गया विश्व योगा दिवस मनाने के लिए। और औपचारिक और अनौपचारिक जो योग शिक्षक थे उनके समूह ने 21 जून के अलावा अन्य तारीखों पर भी पहले योग दिवस मनाया था। फिर दिसंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय जो मानवतावादी और ध्यान और योग गुरु हैं श्री श्री रविशंकर, और उन्होंने अन्य योग गुरुओं के साथ मिलकर पुर्तगाल जो योग समूह था उनके प्रतिनिधिमंडल से कहकर मतलब उसका समर्थन प्राप्त किया और दुनिया को एक साथ योग दिवस मनाने को मतलब 21 जून को घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को उन्होंने उसका सुझाव दिया। तो इसी उस पर चलते हुए भारत के जो प्रधानमंत्री बने नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद थी उसमें योग दिवस मनाने का प्रस्ताव अमेरिका ने मंजूर कर लिया। और इसके बाद इसको सबसे पहले कब मनाया गया? इसको सबसे पहले मनाया गया 21 जून 2015 को। तो कल क्या था? कल था 21 जून विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस सबसे पहले मनाया गया 21 जून 2015 को। 21 जून 2015 को सबसे पहले मनाया गया और इसको सब किसके आग्रह पर इसको स्टार्ट किया गया? तो इसका जो मेन थे तो वो थे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका ये प्रस्ताव जो था ये मान लिया गया था। तो कब माना गया था प्रस्ताव? ये माना गया था 27 सितंबर 2014 को। 27 सितंबर 2014 को प्रस्ताव माना गया और उसके बाद 2015 से ये स्टार्ट हो गया। 21 जून 2015 से स्टार्ट हो गया। और जो इस साल की जो थीम थी कोविड-19 की, उस पर 2021 की जो थीम थी वो थीम थी मतलब अभी जैसे कोविड-19 चला हुआ है तो इसलिए योगा डे की जो थीम थी वो थी मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। ये इसलिए थी ये थीम क्योंकि भाई कोविड-19 जो ये महामारी है इसमें जो मेन फोकस था वो यही था कि भाई हमें अपने सकारात्मक रहें और अपने इम्यूनिटी बढ़ाएं, और योग से दोनों ही कार्य होते हैं। तो इसलिए इस साल की जो थीम थी वो थी मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। क्या थी 2021 की थीम? 2021 थीम मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। और कल्याण के लिए योग, मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। तो कल क्या था? 21 जून विश्व योग दिवस सबसे पहले मनाया गया 21 जून 2015 को। इसकी जो घोषणा हुई थी जो मतलब उस दिन जो प्रस्ताव माना गया था वो माना गया था 27 सितंबर 2014 को। और 2021 की जो थीम थी वो थी मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि अभी माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो नए चेयरमैन पद पर जिसकी नियुक्ति हुई है वो है सत्या नाडेला। सत्या नाडेला 2014 से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये बिल गेट्स ने 1975 में इसको पॉल एलन के साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया था। और सत्या नाडेला जो कि पिछले 30 सालों से माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसको बड़ी ऊंची बुलंदियों पर इसको पहुंचाया और इसी कारण वे आज इसके कंपनी के तीसरे चेयरमैन बन गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं नए चेयरमैन? तो नए चेयरमैन बनाए गए हैं सत्या नाडेला। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन तो ये बनाए गए हैं सत्यनारायण नाडेला। सत्यनारायण नाडेला ये सीईओ भी हैं 2014 से ये सीईओ भी हैं।
सत्यनारायण नडेला। और ये अब कौन से चेयरमैन बने हैं? ये बने हैं तीसरे चेयरमैन ये अभी बने हैं माइक्रोसॉफ्ट के। सबसे पहले जो चेयरमैन बने थे वो बने थे बिल गेट्स, उसके बाद बने थे जॉन डब्ल्यू थॉम्सन, और अब बने सत्या नडेला। और ये सीईओ कब बने थे? 2014 में इसके कंपनी के सीईओ बने थे। सीईओ भी तीसरे सीईओ थे। सबसे पहले सीईओ थे बिल गेट्स, उसके बाद थे स्टीव वॉलमर, और उसके बाद ये बने सत्या नडेला 2014 से अब तक। तो जो सत्यनारायण नडेला है ये भारत के जो हैदराबाद है वहाँ के अनंतपुर जिले में ये पैदा हुए, और वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त एक मतलब तेलुगु परिवार था, वहाँ पे ये पैदा हुए 19 अगस्त 1967 को। तो सत्या नडेला का जो जन्म था वो कब था? सत्या नडेला का जन्म था 19 अगस्त 1967। 19 अगस्त 1967 को इनका जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग कॉलेज वगैरह खत्म करके 1990 में पढ़ाई खत्म करके ये सबसे पहले जुड़े थे सन माइक्रोसिस कंपनी में, और कुछ समय से के लिए उससे जुड़े रहे। फिर 1992 में ये जुड़ गए माइक्रोसॉफ्ट से, और तब से लेकर आज तक इन्होंने बहुत मेहनत से अपना मतलब लगन से माइक्रोसॉफ्ट को बड़ी ऊंची बुलंदी पर पहुंचा दिया। और उसी का परिणाम है कि आज माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे वो बन गए हैं चेयरमैन। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया? तो तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है बोत्सवाना में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? बोत्सवाना में। अफ्रीका के बोत्सवाना में हीरा फर्म देवस्वाना ने 16 जून 2021 को बताया कि उसे 1098 कैरेट का एक मतलब दुर्लभ श्रेणी का हीरा 1 जून को बोत्सवाना की राजधानी में इनको मिला था, बोत्सवाना में मिला था। और इन्होंने बोत्सवाना की राजधानी में राष्ट्रपति को ये हीरा उन्होंने दिखाया था। तो कहाँ मिला है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा? ये मिला है बोत्सवाना में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला? ये मिला है बोत्सवाना में। ये अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला। यहाँ पे हीरो के लिए पहले भी काफी प्रसिद्ध रहा है, और जो दूसरा सबसे बड़ा हीरा था वो भी यहीं पे मिला था। और ये इसका जो ये हीरा है कितने कैरेट का है? ये है 1098 कैरेट का, 1098 कैरेट का ये हीरा है, जो कि अफ्रीका के बोत्सवाना में मिला है। और किसको मिला है? ये हीरा फर्म है देवस्वाना। किसे मिला है? ये है हीरा फर्म देवस्वाना को, हीरा फर्म देवस्वाना को मिला। और इन्होंने उसकी राजधानी में मतलब वहाँ पे उसकी राजधानी है उसमें उनको राष्ट्रपति को 1 जून को इन्होंने दिखाया, और तभी इन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई इनको दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिल गया है। और अगर सबसे बड़े हीरे की बात करूँ तो सबसे बड़ा हीरा जो है वो मिला था 1905 में अफ्रीका में ही, जो कि 3106 कैरेट का है। तो कब मिला था? 1905 में सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला? वो मिला था अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे बड़ा हीरा मिला था, उसका जो कितने कैरेट का था? वो था 3106 कैरेट का। 3106 कैरेट का वो हीरा था 1905 जो सबसे बड़ा मिला। और दूसरा सबसे बड़ा मिला था 2019 में ही बोत्सवाना में, जो कि 1758 कैरेट का था। और दूसरा मिला 2019 में बोत्सवाना में ही, वो कितने कैरेट का था? 1958 कैरेट का। ये दूसरा सबसे बड़ा हीरा। और ये मिला है अभी तीसरा सबसे बड़ा हीरा। ये पहला जो सबसे बड़ा हीरा था वो था 3106 का, और इसका नाम था कलिनन। इसका नाम की बात करूँ तो इसका नाम है कलिनन। ये जो सबसे बड़ा हीरा है इसका नाम है कलिनन। और दूसरा हीरा मिला है वो कहाँ पे मिला? 2019 में बोत्सवाना में 1958 का। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है कि सरकार ने 3 साल के लिए WTA में भारत के जो स्थायी मिशन के लिए किसी एक काउंसलर नियुक्त किया है। तो वो नियुक्त किया है आशीष चांदोरकर को। और आशीष चांदोरकर ऐसे पहली बार मतलब ये हुआ है कि सरकार ने किसी निजी क्षेत्र के गैर सरकारी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी है। और आशीष अगले 3 साल तक जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित WTO के जो मुख्यालय है वहां पे वो रहेंगे। और वहां पे वो 150 से ज्यादा जो देश हैं उनसे उनके साथ होने वाले जो व्यापार के लिए जो नीति है वो तय करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो सरकार ने 3 साल के लिए WTO में भारत के स्थायी मिशन के लिए किसको चुना है? सरकार WTO में भारत के स्थायी मिशन के लिए सलाहकार। तो ये कौन है? ये है आशीष चांदोरकर। इनका कितने समय तक? 3 साल तक। 3 साल तक इनको चुना है। और ये मतलब निजी क्षेत्र के आदमी, कोई गैर सरकारी आदमी, मतलब सरकारी वो कोई भी कार्य नहीं करते, ये गैर सरकारी आदमी निजी क्षेत्र के। और ये समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च नामक इनका संस्था के थिंक टैंक है। समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च, समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च, इसके डायरेक्टर भी हैं। थिंक टैंक है ये, समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के डायरेक्टर हैं ये एक थिंक टैंक, इसके डायरेक्टर हैं ये। और ये अब 3 साल तक कहाँ रहेंगे? 3 साल तक रहेंगे जिनेवा में, जो WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वहां पर ये 3 साल तक रहेंगे। और वहाँ 150 से भी ज्यादा देशों के साथ जो व्यापार की नीति है उसको तय करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो चलो इसमें एक बात और कर लेते हैं कि WTO की स्थापना कब हुई? WTO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में। WTO की स्थापना ये हुई थी 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके सदस्य देश 164 सदस्य देश कितने हैं? वो है 164। और भारत कब जुड़ा? तो भारत जुड़ा इससे 1995 में जुड़ गया था भारत भी। तो कितना है इसमें? इसका जो WTO की स्थापना 1995, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, सदस्य देश 164 और भारत इसमें जुड़ गया था 1995 में। और WTO में जो भारत के जो स्थायी मिशन के लिए जो सलाहकार होंगे वो होंगे आशीष चांदोरकर। काउंसलर जो होंगे आशीष चांदोरकर। ये होंगे आशीष चांदोरकर। ये कब तक रहेंगे? 3 साल तक रहेंगे। और ये समाई फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के डायरेक्टर भी हैं। और ये 3 साल तक 150 से ज्यादा देशों को जो व्यापार नीति है उसको तय करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट है कि अभी भारत सरकार ने कोविड-19 जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनके लिए विशेष तौर से क्रैश कोर्स तैयार किया है। और उसकी शुरुआत की है 18 जून 2021 से। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन को स्टार्ट किया है। और इसमें क्या है, 26 राज्यों में 111 जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर ये कोर्स स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो प्रधानमंत्री कौशल योजना की जो 3.0 है ये उसका एक मुख्य घटक है। और उसके तहत ये विशेष कार्यक्रम के दौरान ये चलेगा। और इसमें गैर चिकित्सा कर्मियों को ये तैयार किया जाएगा कि उनको कैसे, मतलब ये जो कोविड-19 जो महामारी आई थी तो आगे अगर इसकी तीसरी लहर आती तो कैसे इसमें कार्य करें, इसके लिए उनको तैयार किया जाएगा। और इसमें देश भर के लगभग 1 लाख से अधिक जो कोविड योद्धा हैं उनको कौशल से लैस करना इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि उन्हें नए नए कौशल सिखाया जाए। और जो ये कौशल होंगे वो होंगे होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट। ये जो 6 कार्य हैं इनमें इनको कौशल किया जाएगा, दक्ष किया जाएगा। और इन्हीं में इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए
जो विशेष रूप से तैयार है, वो क्रैश कोर्स की शुरुआत कब हुई है? वो हुई है 18 जून 2021 को। 18 जून 2021 को कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स, इसकी शुरुआत कब हुई? 18 जून 2021 को। किसने स्टार्ट किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्ट किया। और ये कितने राज्यों में ये होंगे? ये होंगे 26 राज्यों में और 111 जो प्रशिक्षण केंद्र हैं उनमें इसको स्टार्ट किया है। 111 प्रशिक्षण केंद्रों में, 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इनको स्टार्ट किया है। कोविड-19 जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है, जो कि गैर चिकित्सा कर्मी है, उनके लिए तैयार किया गया है। ये 18 जून 2021 से स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया और ये 26 राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्रों में ये स्टार्ट हुआ। और कितने इसमें वो होंगे? तो इसमें होगा 1 लाख से अधिक जो कोरोना योद्धा हैं, एक लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ 18 जून 2021। किसने स्टार्ट किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 26 राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्रों में होगा और 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस किस फील्ड में, मतलब किस किस जो कौशल है वो कौन से हैं? वो है होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन केयर सपोर्ट और है मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट। और इसका जो इसके लिए जो बजट तय किया गया है, वो बजट तय किया गया है 276 करोड़ का। बजट कितना है? तो बजट है 276 करोड़ रुपए का बजट। इसके लिए जो बजट बनाया गया है वो है 276 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है, इसके लिए पास किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसे विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय जो सलाहकार समूह है उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। तो उसको वो नियुक्त किया गया है मोंटेक सिंह आहलूवालिया को। मोंटेक सिंह आहलूवालिया पहले जो योजना आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष थे और अब उनको विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय जो सलाहकार जो समूह है उसका सदस्य नामित किया गया है। और इस समूह का जो गठन है वो विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 जो महामारी है और जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न जो ये अभी जो दोहरा संकट है उसके कारण इसका वो गठन किया गया है। तो इसके लिए अब मतलब ये उसमें अपने सलाहकार जो समिति है उसमें ये नामित किए गए हैं। कौन है वो? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति। तो सदस्य किसको नियुक्त किया है? वो किया गया है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया कौन थे? पहले ये थे योजना जो अब नीति आयोग है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये जो सलाहकार समिति क्यों बनाई गई है? ये बनाई गई कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से जो दोहरा संकट उत्पन्न हुआ है उसके लिए इसको बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि जो अभी सर्बियाई जो स्टार हैं, जो टेनिस स्टार हैं नोवाक जोकोविक, उन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है और ये उनका दूसरा फ्रेंच ओपन है और कुल मिलाकर उन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम जो ये हैं अपना जीत लिए हैं। और अब वो नोवाक जोकोविच मतलब अब किससे, राफेल नडाल और रोजर फेडरर के जो 20 उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं उनके बराबरी करने से एक ग्रैंड स्लैम अब वो पीछे रह गए हैं। तो ये कहाँ के हैं, सर्बियाई खिलाड़ी हैं। कौन है, नोवाक जोकोविच, जिन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम जो पुरुष एकल का है वो जीत लिया है। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2021 किसने जीता, ये जीता है नोवाक जोकोविच। सर्बियाई खिलाड़ी हैं ये। किसको हराया इन्होंने हराया है 22 वर्षीय स्टेफानोस सिटापोस को, जो कि ग्रीस यूनान के हैं। किसको हराया है, स्टेफानोस सॉरी क्या नाम होगा, स्टेफानोस सिटपास को इन्होंने हरा दिया है। इनको हरा के, ये 22 साल के हैं ये, इनको हरा कर इन्होंने ये जीत लिया है। और ये इनका कौन सा है, वो ये है इनका सेकंड फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम है, सेकंड है इनका। और वैसे टोटल की बात करूं तो टोटल ये 19वां ग्रैंड स्लैम है इनका। ये 19वां जो इन्होंने जीता है, टोटल मिला के इन्होंने 19 जीत लिए और ये इनका सेकंड है। और अब ये किससे एक कदम पीछे हैं, तो ये पीछे हैं राफेल नडाल और रोजर फेडरर। उन्होंने कितने जीते हैं, उनके 20 ग्रैंड स्लैम हैं और इनके हो गए हैं 19, के उनसे एक कदम पीछे हैं उनकी बराबरी करने से। और ये 34 वर्षीय नोवाक जोकोविच हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, सर्बिया में, और 22 मई 1987 को इनका जन्म हुआ था। अगर इनके जन्म की बात करूं तो कहाँ पे हुआ था, सर्बिया में 22 मई 1987 को जन्म हुआ था इनका। कितने साल के हैं ये अभी हैं 34 साल के हैं ये। तो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। 13 जून को ये खत्म हुआ है ये टूर्नामेंट। तो इन्होंने नोवाक जोकोविच जो कि सर्बियाई खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीत लिया। किसको हराकर, ये यूनान के जो खिलाड़ी स्टेफानोस सिटपास को, ये कहाँ के हैं, ग्रीस जिसको यूनान भी बोलते हैं, वहाँ के खिलाड़ी हैं 22 साल के। इनको हराकर इन्होंने ये जीत लिया है। ये इनका सेकंड फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम है और टोटल मिलाकर के 19 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। और ये राफेल नडाल और रोजर फेडरर के जो 20 जो ग्रैंड स्लैम हैं उसकी बराबरी करने से एक कदम पीछे हैं। तो चलिए आज के लिए इतनी जानकारी काफी थी। कल आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।